हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141 बेग पर रोक लगा दी गई थी। एंड कोणीय वायु प्रदूषक, कोणीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवीय बूंदें होती हैं, तो उसी को कोणीय वायु प्रदूषक कहते हैं। कई सारे हैं इसमें से, जैसे कि पीएम, पार्टिकुलेट मैटर को पीएम कहते हैं, धूम्र कोहरा को स्मॉग कहते हैं, और जो निलंबित कणीय पदार्थ होता है उसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम कहते हैं। वायुमंडल में जो कणिकाएं होती है वो जीवित अवस्था में भी हो सकती है और अजीवित दोनों प्रकार की अवस्था में हो सकती है। ज़्यादातर जो धूम कणिकाएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वो धूम के कारण होता है, क्योंकि कार्बनिक द्रव्य के दहन के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे सिगरेट का धुआं जीवाश्म ईंधन के दौरान जो धूम्र होता है उसके कारण ये उत्पन्न हो जाता है। ये जो कणिक प्रदूषण होता है मेनली फेफड़ों की बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि लगभग 1.0 माइक्रोन के कण के लगभग के बराबर होता है। सीसा भी एक खतरनाक सबस्टेंस है जो मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है। पेशी का लकवा हो सकता है, चक्कर आने जैसे कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। बेंजीन भी खतरनाक है क्योंकि इसके कारण रक्त कैंसर होता है, और कैडमियम के कारण श्वसन विष की तरह कार्य करता है, इससे रक्तदाब बढ़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बनाया गया है, जो कि 17 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसको लागू करा गया था और एक नया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। 0 से 50 तक है तो वही अच्छा है, 50 से 100 तक है तो संतोषजनक है, और इसको हल्का हरा रंग से मतलब दर्शाया जाता है। और 100 से 200 तक है तो मध्यम प्रदूषित है और इसको पीला दर्शाया जाता है। 201 से 300 तक है तो ख़राब है और इसको ऑरेंज दिखाया जाता है। और 301 से लेकर 400 तक है तो बहुत ख़राब है, इसको लाल से दिखाया जाता है। और 401 से लेकर 500 तक है तो बहुत ही गंभीर है और इसको गहरा लाल से दिखाया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। निलंबित धूल कण को पीएम कहते हैं, ठीक है, और इसका ये माप है 10 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन। तो ये चीज़ है, जैसे कि AQI के आधार पे जो ये मैप बनाया गया है, तो इसमें जो 8 प्रमुख प्रदूषक है जिसमें PM10 हो गया, निलंबित धूल जो कि 10 माइक्रोन का होता है, पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 माइक्रोन का होता है, प्लम्बम, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशांक के अनुसार MH2.5 24 घंटा माध्य क्या है 15 माइक्रोन, M3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM2.5 का वार्षिक माध्यम 5 माइक्रोग्राम बाय M पे पावर क्यूब से अधिक मीटर नहीं होना चाहिए। भारत की वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए पहली बार मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करा गया, जिसका नाम सफर था। सफर मतलब क्या कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में ये 17 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। ये जो IQ एयर है ये स्विट्ज़रलैंड में है और इसका मुख्यालय गोल्ड में है। IQ एयर की 2021 की गुणवत्ता के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष की दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर में दर्शाया गया है। भारत सरकार ने 4 पहिया मोटर वाहनों पर 1 अप्रैल 2020 से वही प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको BS6 स्टैंडर्ड यानी कि भारत सरकार स्टैंडर्ड कर सकते हैं। वायु प्रदूषक से संबंधित कुछ अन्य उपयोगी तत्व भी हैं, जैसे कि रेडोन है। रेडोन जो होता है कि मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली ये गैस होती है, और शहरों के वातायन में कमी के कारण ये घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। वातावरण में फ्लूरोइड्स की सांद्रता बढ़ने से भी हानिता का होता है, यानी कि ऊतक का रोग उत्पन्न होता है। फिरौन भी घातक है क्योंकि इससे क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है, जिसके कारण काफ़ी सारी बीमारी होती है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के मतलब कि स्रावित हो गई थी और दुर्घटना घटा था। पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, उसके परागकण से चर्म रोग और दमा होता है। इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। नोज मतलब होता है कि कोई दुर्गंध की तीव्रता कितनी है, तो वो नापता है ये। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 2.4 से कम होता है।
50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणीय पृथकों को पृथक करने के लिए बैक फिल्टर का यूज करते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण धूली गैस यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ, जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एंड रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी एवं पीएच मान के आधार पर किया जाता है। धूली गैस किसको कहते हैं? तो ये जल में धूलित ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ की मात्रा 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। जब ये मात्रा 4.0 किलोग्राम लीटर से कम हो जाता है तो उसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की धुली मात्रा मापी जाती है। स्वच्छ जल की बीओडी 5 ppm से कम होती है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या उससे अधिक हो जाता है। बीओडी जो है ऑक्सीजन का मापक है। समान नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक प्रदूषित जो होता है वो चमड़ा से होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लूबेरी नामक सिंड्रोम हो सकता है और कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है और सीसा युक्त जल से एनीमिया और सिर दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी और मसूड़ों में नीलापन भी हो सकता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जिसको सीजीए कहते हैं उसका गठन 1985 में किया गया था। 1955 में नाम बदल के इसका एनआरसीए रख दिया गया है यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों में टोटल 121 शहरों में 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है। आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। तो मृदा प्रदूषण भी पढ़ लेते हैं। तो मृदा प्रदूषण कई प्रभावों से होता है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं? वनों में कमी हो सकता है, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो गई, मृदा अपरदन हो गया, मृदा का अम्लीकरण हो गया, मृदा का क्षारीकरण हो गया, पादपों के अंदर ठीक है प्रदूषकों का प्रवेश हो गया, जल प्रदूषण हो गया और रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास हो गया। तो इससे फसल की गुणवत्ता खराब होगी और राजस्व की हानि होगी। जल प्रदूषण होगा तो लेड और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां फैलेगी। पादपों के अंतर प्रदूषकों का प्रवेश होगा तो खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीव जंतु में प्रवेश करेगी। वनों में कमी होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होगी तो खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। मृदा अपरदन होगा तो बाढ़ और सूखा जैसी कई चीज़ें हो सकती हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग कौन है? पहला तो है एंथ्रस है जो कि पशुओं में होता है। दूसरा हुकवर्म है, टिटनस है, आंत्र ज्वर है, दस्त है, पेचिश और मैगरीज है। लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम और पाइराइट जैसी रासायनिक मृदा सुधारकों के रूप में यूज किया जाता है। ध्वनि प्रदूषक। तो संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 dB तथा रात्रि में 35 dB सुनिश्चित किया है। तो इसको टाइप कर लेते हैं। और ये 1861 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रण जो है वो एसपी के कंट्रोल में है। देख लेते हैं मानक ध्वनि के स्तर क्या है। शांत क्षेत्र में जो दिन के समय डेसिबल में होना चाहिए वो 50 डेसिबल का होना चाहिए, रात में 40 डेसिबल के आसपास। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय डेसिबल का स्तर 55 होना चाहिए, वाणिज्य क्षेत्र में 65 होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में 75 होना चाहिए। वहीं रात के समय में आवासीय क्षेत्र में 45, वाणिज्य क्षेत्र में 55 और औद्योगिक क्षेत्र में 70 होना चाहिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रोंटजन है, इसे रैम भी कहा जाता है। बीस मिली रैम तक विकिरण। रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं कि 20 मिली रैम तक विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता है, परंतु इससे अधिक का विकिरण जीवधारियों के लिए घातक सिद्ध होता है। अमेरिकी खाद्य और औद्योगिक प्रशासन ने दिसंबर 2001 में घोषणा करा था कि अमेरिका पर अगर परमाणु बम गिर गया तो उसके नागरिक पोटेशियम आयोडाइड की गोली ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड नाभिकीय विकिरण अपवाद से थायराइड की रक्षा करता है। विशेषकर बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। ओजोन परत व हरितगृह प्रभाव।
तो इसकी ऊंचाई मेनली 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, लेकिन संकेंद्रण 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम रहता है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन इकाई लगभग 0.0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम ताप पे शुद्ध ओजोन की 0.0 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। यानी कि 100 डॉप्सन जब मिलेगा तो 1 मिलीमीटर ओजोन परत का निर्माण करेगा। ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको फ्रियोन भी कहते हैं। और अन्य ओजोन रिक्त कारक जो गैस हैं वो हेलोन्स है और कार्बन टेट्रोक्लोराइड है। और ओजोन परत के संक्षरण को रोकने के लिए कई सारे सम्मेलन हुए। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ और ये 1989 से लागू हो गया था। क्योटो समझौता 1992 में लागू हुआ था और 2005 से प्रभावी हुआ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जैसी संस्था भी बनी। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर मेलानोमा उत्पन्न होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: UVA, UVB, UVC। UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और UVC भी अत्यंत घातक होती है, परंतु ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। विविध तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो होगा 1972 और हेलेंस्की सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, यूरोपीय वन्यजीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, रियो सम्मेलन, न्यूयॉर्क सम्मेलन, नैरोबी घोषणा पत्र, क्योटो प्रोटोकॉल, सिएट सम्मेलन, माल्मो घोषणा पत्र, इन्फोटेरा डब्लिन आयरलैंड, जोहान्सबर्ग, रियो 10 और सम्मेलन पृथ्वी 10+ सम्मेलन। तो इन सब का क्या है, सबसे लास्ट वाला जो हुआ था 2002 में कहते हैं, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसने सतत विकास पर विशेष पर करीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति व्यक्त करी थी। इसमें से क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करने का उद्देश्य रखा गया था। फिर इसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा, नूसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया, कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क, कानकुन सम्मेलन मैक्सिको, डरबन सम्मेलन COP17 अफ्रीका, दोहा सम्मेलन COP18 कतर, रिया+20 सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था और वार्साओ सम्मेलन COP19 पोलैंड, 24वां सम्मेलन पेरू, पेरिस सम्मेलन, बाब इलही सम्मेलन मोरक्को, बॉन सम्मेलन जर्मनी, क्रोटोविस सम्मेलन पोलैंड, मैड्रिड सम्मेलन। ये सारे कई सारे सम्मेलन हो चुके हैं। जो मैड्रिड सम्मेलन 2019 में हुआ था, यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज को प्रस्तुत किया था। और भी बहुत सारा था। कानकुन सम्मेलन में ये हुआ कि $100 अरब से हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार राइट लाइवलीहुड, $2.8 लाख का ये पुरस्कार मिलता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन के द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान हेतु 2019 में इस पुरस्कार को अमीनाटी हैदर, पी सहारा गोवा जर्मनी, चाइना ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन एन देवी कोपेनहेगन ब्राज़ील को प्रदान किया गया था। टाइलर पुरस्कार भी मतलब पर्यावरण से संबंधित दिया जाता है। इसमें $2.0 लाख दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1973 में है और यह यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार इसमें भी $2 लाख दिया जाता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार
ये ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिभावित किया गया है। और एडिशन पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, व्हीटली पुरस्कार, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये भी दिया जाता है। ये यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार जैसे जेबी बिरला पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रदूषक निवारण पुरस्कार, बाइनियल पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, तो ये सभी तो भारत में दिया जाता है। जे बिरला 2.5 लाख रुपए देता है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंदिरा गांधी जो है 5 लाख रुपये, प्रत्येक को 2 पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्ति श्रेणी में 3 यथा 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख। इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार में 2.5 लाख दिया जाता है। तो इसी तरह सबको दिया जाता है। दूसरा क्या लिखा है कि प्रमुख वन्यजीव संस्थान एक दृष्टि में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? कोलकाता। पारिस्थितिकी विज्ञान बेंगलुरु। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल। हिमालयी पर्यावरण और विकास वल्लभवंत कहाँ पर? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। इंडियन वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में 2 मिल गया, एक तो वनस्पति उद्यान और दूसरा प्राणी विज्ञान उद्यान। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक ऐतिहासिक उद्यान कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में उपस्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंस्थान कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर में पर्यावरण शोध संस्थान भी है, तो ये नागपुर में है। बरेली उत्तर प्रदेश के चंदनगर में पक्षी शोध संस्थान है। और भारत का सबसे विशाल संग्रह इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 1883 में स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र हो गया। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु। भारत का सबसे विशाल मछलीघर फ्रेश वाटर रांची झारखंड। और भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका। भारत का सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन जर्मनी।